वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके सामने एक अमेंडमेंट कवर करने के लिए आया हूं जो कि इस नवंबर में पूछी तो नहीं जानी चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। उन्होंने भी रिसेंटली मना किया है कि हम ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे नवंबर के अंदर। ये 24 जुलाई की एक अमेंडमेंट है जो कि इंड AS 116 में आई है। तो इस अमेंडमेंट को मैं इसलिए कवर करना चाहता हूं कि नवंबर के बच्चों को भी अगर पता हो तो कुछ नुकसान नहीं है। और नवंबर के बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम मई 2021 या उसके बाद है, उनको तो ऑफ कोर्स ये कोर्स का पार्ट है ही है, उनके अंदर तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो मैं आपके साथ सिर्फ अभी इंड AS 116 डिस्कस करने जा रहा हूं कि इसकी क्या अमेंडमेंट है, उसकी क्या इंप्लीकेशंस है और कोविड की वजह से जो चेंजेस आए हैं इस इंड AS में वो क्या है। इसका मतलब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो 116 के लिए कर रहे हैं जो कि कोविड की वजह से आए हैं 24 जुलाई 2020 को। और दूसरी बात यह कि इस नवंबर के लिए ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन मई 2021 के लिए पक्का अप्लाई होता है। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि आपको ये जरूर नवंबर वालों को भी अटेंड करनी चाहिए क्लास, क्योंकि आपको इससे आइडिया रहेगा कि अगर कभी सवाल पूछ ले, क्योंकि कोविड एक बहुत बड़ी घटना है। अगर मान लीजिए उस घटना के फलस्वरूप आपसे सवाल कोई पूछ लिया जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूट को कि आपने आउट ऑफ कोर्स बोला था, क्योंकि पुरानी भी हिस्ट्री रही है इंस्टीट्यूट की आउट ऑफ कोर्स बोलकर सवाल पूछ लेने की। तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेट अस डिस्कस इंड AS 116। ओके, जैसा आप सब जानते हैं इंड AS 116 के अंदर लीजेस की अकाउंटिंग बताई गई है कि लीजेस की अकाउंटिंग कैसे होती है। और अभी क्वाइट रिसेंटली ये चेंज हुआ था, उससे पहले इंड AS 17 बच्चे पढ़ते थे। तो 116 जब आ गया तो 116 ने लीजेस की अकाउंटिंग डिस्कस करवाई, जिसके अंदर मेन जो पॉइंट था वो लेजी की बुक्स के अंदर चेंजेस थे। लेजी की, लेजर में ज्यादा चेंजेस नहीं थे। लेजी की बुक्स में क्या चेंज था? लेजी की बुक्स में यह चेंज किया उन्होंने कि उन्होंने आपको जो ऑपरेटिंग लीजेस थी वो खत्म कर दिया कॉन्सेप्ट, और उसकी जगह उन्होंने कहा कि आपको राइट ऑफ यूज एसेट, ROU एसेट बनाना पड़ेगा। राइट ऑफ यूज एसेट, ROU एसेट बनाना पड़ेगा, और साथ में अपनी लीज लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। ऐसा हमने आपको क्लासेस के अंदर करा भी रखा है कि लेजी जो है वो ROU एसेट रिकॉर्ड करेगा और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा। तो ऐसा ऑलरेडी लीजेस में हो रखा हुआ है। तो कोरोना वायरस की वजह से क्या इंप्लीकेशंस आई इस इंड AS में, वो मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूं। तो नंबर 1 हुआ यह कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे जो लेजी थे उन्होंने अपने लेजर्स को अप्रोच किया और उन्हें कहा कि साहब हमारा क्योंकि कोरोना वायरस में लॉकडाउन हो गया है या काम बंद हो गया है, जो कुछ भी घटनाएं घटी तो उनके बिजनेस के इकोनॉमिक जो भी इफेक्ट्स थे उनको लेकर उन्होंने अपने लेजर को रिक्वेस्ट की कि साहब हमारा रेंट, जो हमारा लीज रेंट है वो वेव कर दो या रिड्यूस कर दो। और इन सर्टन केसेस, रेदर मैं कहूं मोस्ट ऑफ द केसेस में लेजर ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ भाई इनका काम नहीं चल रहा है और अल्टीमेटली इनको हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लेजर ने लीज रेंट के अमाउंट को रिड्यूस कर दिया या वेव कर दिया। अलग अलग तरह के रहे, कुछ एक ने नहीं भी किया होगा, पर जिन्होंने वो कंसेशन दे दिया या वेवर दे दिया, किसी ने रिड्यूस कर दिया तो किसी ने फुल वेवर दे दिया, तो जिन्होंने भी ये किया इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये अमेंडमेंट नहीं आती, अगर ये अमेंडमेंट नहीं आती तो इसका ट्रीटमेंट जो इंड AS 116 डील करता, वो डील करता एज लीज मॉडिफिकेशन। वो कहता है ये लीज मॉडिफिकेशन है। मैं आपको भी सवाल भी कराऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि अगर ये अप्लाई ना किया जाए अमेंडमेंट तो ये लीज मॉडिफिकेशन कहलाता। इसका मतलब यह कि हमारा इंड AS 116 ऑलरेडी तैयार था। अगर मान लीजिए कोरोना वायरस जैसी कोई चीज आ भी जाए तो उसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही प्रावधान था कि आप इसको ऐसी चीजें को लीज मॉडिफिकेशन बोलेंगे। मॉडिफिकेशन के अंदर भी कई पार्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने बोल रखा है कि अगर मान लीजिए लीज रेंट कम कर दिया जाता है, वेव कर दिया जाता है, तो उसको भी मॉडिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन 24 जुलाई को एक अमेंडमेंट आई जिसके अंदर हमको एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफर किया गया
कि आप इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है वही अमेंडमेंट है और हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या है। और उसका पैराग्राफ जो इंट्रोड्यूस किया गया, उसका पैराग्राफ 46A और 46B है। और भी कई पैराग्राफ इसकी वजह से डिस्टर्ब हुए, लेकिन ये दो मुख्य पैराग्राफ हैं। कुछ बच्चों को पैरा 46A का नाम सुनते ही कोई और इंड एस ध्यान आ गया होगा, कहेंगे यार पहले भी ऐसा करके एक AS होता था, AS 11, उसके अंदर भी ऐसा ही झमेला हुआ करता था। पैरा 46 वहां पर भी था, पैरा 46A वहां पर भी था। यहां तो दो आ गए हैं, पैरा 46A और पैरा 46B। वो भी पैरा 46A जब आया था तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ही था डॉलर के रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से, और अब भी जो आया है ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ही है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो हम आपके साथ आज यही डिस्कस करेंगे कि जो कंपनियां ऐसा करती हैं उनके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और वही आज हमारी चर्चा है। जो भी मैं आपके साथ अभी स्लाइड पर लिखूंगा वो सभी स्लाइड्स आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं, और जो मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों ने भी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव बाय कर रखी है हमारी और वो ये अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, तो उनके पास उनके गूगल ड्राइव पर भी अमेंडमेंट अवेलेबल होगी, नहीं तो उनके पास यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी, यानी कि यूट्यूब पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो हम अपने पास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी क्लास चलती है। तो आइए मेरे साथ साथ सबसे पहले हम यहां जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंड AS 116। हम इसमें जो अमेंडमेंट आई है ऑन 24 जुलाई 2020 ये डिस्कस कर रहे हैं, विच इज एप्लीकेबल फॉर May 2021 एंड बियॉन्ड एग्जाम्स। इसका मतलब ये नवंबर के अप्लाई नहीं करती हैं और नवंबर के लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड। तो हम अपने पास ये एक एस्पेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दूं और इसकी टांगों को भी साइड पे कर दूं। तो हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं। तो हम फटाफट से पहले क्विकली छोटी छोटी बातों को लिखते हैं। दिस अमेंडमेंट इज फॉर लेजी ओनली। ये सिर्फ लेजी के लिए है। लेजर्स आर नॉट कवर्ड बाय दिस अमेंडमेंट। तो इसका मतलब ये कि जो अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन लेजर के कंटेक्स्ट में आ जाता है तो आपको उसकी बात ही नहीं करनी है। सरल भाषा में किराएदारों के बारे में ही बात करनी है कि किराएदारों के लिए क्यों। सर हम लेजर के लिए क्यों अमेंडमेंट कवर नहीं कर रहे हैं, उसकी मैं बात बताऊंगा कि बाद में कि उसको लेजर के लिए क्यों कवर नहीं कर रहे हैं, लेजी के लिए क्यों कवर कर रहे हैं, ये भी आपके साथ मैं भी डिस्कस करूंगा। पहले आपको बता दिया कि ये लेजी पर ही अप्लाई होता है और लेजी पर, लेजर पर अप्लाई नहीं होगा। अब मुद्दा उठता है कि हमारे पास इसके अंदर क्या ये अमेंडमेंट कब अप्लाई होनी है। तो यहां लिखें कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को लगाने के लिए पहले कुछ कंडीशंस बता रहा हूं आपको मैं कि आपको वो कंडीशंस क्या हैं। ये कंडीशंस जो दी गई हैं ये दी गई हैं पैराग्राफ नंबर 46B में। इसका मतलब हम आपके साथ प्रैक्टिकली जो कुछ कंडीशंस हैं वो पैरा 46B के डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहली पॉइंट क्या है कि जो भी चेंज हुआ है, मैंने ये नहीं कहा रिडक्शन, मैंने कहा जो भी चेंज हुआ है इन लीज पेमेंट्स, ये नहीं चाहे कोई अमाउंट बड़ा है चाहे घटा है, जो भी हुआ है,
चेंज इन जो लीज पेमेंट्स हुआ है, दिस इज इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोविड-19। इसका मतलब अगर हमारे पास ये लीज पेमेंट में चेंज आ रही है जिसका कारण कोरोना वायरस है, तभी हम बात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ और कारण से चेंज आ रही है तो हम तब बात नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारे लिए चेंजेस तो बहुत सारी हो सकती हैं भाई, वो वैसे भी तो बातें कर सकते हैं, वैसे भी तो रेंट बढ़ सकता है, घट सकता है, उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम बात सिर्फ एक ही कर रहे हैं कि यदि मान लीजिए लीज पेमेंट में चेंज होती है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो हमको तब क्या करना चाहिए। अब इसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी भाई, चेंज तो हुआ है लेकिन वो चेंज क्या है, न्यू लीज पेमेंट्स एग्रीगेट्स should be equal or less than original lease payments before such change is made। भाई हमारे पास जो लीज रेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या वो लेस होना चाहिए। इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना वायरस से चेंज हो, और चेंज होने से लीज रेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। सर ये बात हमको समझ में नहीं आई, मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास ये लीज 2026 तक की लीज है और ये चल रहा है हमारे पास, हम अपने पास डेट मानकर चल रहे हैं कि दिस इज 1 मार्च 2020। तो हमारे पास लीज रेंट होंगे ना, हो सकता है मार्च के महीने का भी कोई लीज रेंट एग्रीड हो, फिर अप्रैल के महीने का भी एग्रीड हो, मई का भी हो, जून का भी हो, ऐसे चलते 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 उस लीज के जो टर्म है, उस लीज का जो टर्म है उसका अमाउंट होगा। जैसे मान लो किसी किराएदार ने 20,000 रुपए हर महीने पे करने हैं, तो अगर उसने 20,000 हर महीने पे करने हैं तो मैं इसको बाद में 30-35 भी कर सकते हैं, वो हो सकता है बढ़ने हो जाऊं, हो सकता है इस डेट से लीज रेंट बढ़ने वाला हो। तो जो भी है ये हमारा हो गया ओरिजिनल, कि हमारा ओरिजिनल प्लान क्या है कि भाई ओरिजिनली अगर कहे तो हमको इतना इतना एज पर एग्रीमेंट इतना इतना लीज रेंट हमको पे करना चाहिए था, यानी इतना इतना लीज रेंट पे करने को उन्होंने कहा था कि आपको इतना इतना लीज रेंट पे करना है। लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस जो न्यू उन्होंने प्लान कर दिया, वो न्यू प्लान क्या कर दिया। अब वो न्यू प्लान कई हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा साहब ए में, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि ये रेंट हम वेव कर देते हैं, 20,000 पहला रेंट जो है हम छोड़ देते हैं, अगला भी छोड़ देते हैं, अगला हम 15,000 कर देते हैं और बाकी नॉर्मल ही चलता रहेगा। मान लेते हैं बाकी उन्होंने कहा सब नॉर्मल चलता रहेगा। तो मुझे अब ये बताओ, अगर मैं इनका सम्मेशन करूं, इनका एग्रीगेट कर दूं, ओरिजिनल का एग्रीगेशन कर दूं, और अगर मान लीजिए मैं रिवाइज्ड जो लीज रेंट है इसका एग्रीगेशन कर दूं, तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास ये जो रिडक्शन हुई है, इसकी पहले वजह मैंने क्या बोली, क्या होनी चाहिए इसकी वजह होनी चाहिए कोविड। इसकी मतलब ये कि इसकी वजह गिरने की क्या होनी चाहिए, कोविड। और दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास जो यहां पर अमाउंट है, क्या ये अमाउंट दोनों बराबर होंगे या कौन सा अमाउंट ए वाला कम होगा कि बी वाला कम होगा। तो ए वाला अमाउंट ज्यादा होगा, बी वाला अमाउंट कम होगा। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन पूरी हो गई। न्यू लीज पेमेंट्स जो एग्रीगेट किए हैं, जो नए लीज पेमेंट्स के एग्रीगेट हैं, शुड बी इक्वल टू, या तो बराबर होने चाहिए या कम होने चाहिए, देन दी ओरिजिनल लीज पेमेंट्स बिफोर सच चेंजेस मेड। यानी ए से बी कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए।
आप कहेंगे सर बराबर हो और फिर कैसे हो सके? मैंने कहा मान लो लीज रेंट के अंदर उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा साहब हम यहां पर रेंट नहीं लेंगे, यहां पर रेंट नहीं लेंगे, यहां पर 15,000 रेंट लेंगे, तो उन्होंने यहां तो रिडक्शन कर दी। उन्होंने कहा साहब हम ये रिडक्शन कर देते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में आपसे कह दिया कि हम यहां पर इस अमाउंट को रिकवर भी कर लेंगे। उन्होंने कहा हम बाद में इस अमाउंट को रिकवर भी कर लेंगे, जैसे मर्जी स्प्रेड कर लो भाई, इस अमाउंट को जो कंसेशन दिया था उसने कहा ये कंसेशन हम बाद में ले लेंगे। अब क्या होगा, अगर मैं समेशन लगाऊंगा तो नाउ C विल बी इक्वल टू A। अब C क्या हो गया, C A के बराबर हो गया, C विल बी इक्वल टू A। तो क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? हां। ऊपर वाले में क्या था, उसमें क्या हो गया था, B वॉज लेस देन A। तो क्या यहां पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी? द आंसर इज यस, यहां पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। मैंने कह दिया मान लो अब इसको अलग, मैंने कहा, उसने कहा जी लीज रेंट यहां मत देना, यहां मत देना, यहां पर आप 15,000 देना, और बाद में उसने अमाउंट इतना बढ़ा दिया कि जितना कंसेशन दिया था उससे ज्यादा लेना शुरू कर दिया। इसका मतलब उसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी लगा दी। उसने कहा भैया मैं जो तुम्हारे पास बाद में लेट कर रहा हूं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी लग गई, लेट पेमेंट की वजह से उसने एक्स्ट्रा पेमेंट मांगनी शुरू कर दी। नाउ आई एम सेइंग कि डी इज मोर देन ए, डी इज मोर देन ए। इफ डी इज मोर देन ए तो हम बोलेंगे कि ये इस अमेंडमेंट में कवर नहीं होगा। इसका मतलब हमारे लिए बड़ा जरूरी है ये जान लेना कि वो कवर होता है इसके अंदर के नहीं होता, इस अमेंडमेंट में कवर होता है कि नहीं होता। मेरे बच्चे, अगर आप यही नहीं पता कर पाते एग्जाम में कि इस पर अमेंडमेंट लग रही है कि नहीं लग रही है तो दिक्कत हो जाएगी ना। अभी कंडीशन और भी है। इसका मतलब मैंने आपको सबसे पहली कंडीशन बताई कि इसके अंदर हमारी कंडीशन 1 क्या है कि हमारे पास ये चेंजेस जो आने चाहिए, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, जैसे यहां पर मैंने दिखाया था आपको, ये बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये जो चेंजेस आने चाहिए इसका कारण क्या होना चाहिए? इसका कारण होना चाहिए कोरोना वायरस। नंबर 2, मैंने आपसे कहा कि जो रिडक्शन की गई है, या तो खाली रिडक्शन की गई है तो वो लेसर हो जाएगा एग्रीगेट में, या वो रिडक्शन भी की गई है और इंक्रीमेंट भी की गई है लेकिन रिडक्शन और इंक्रीमेंट बराबर है, इसलिए हमारे पास ओरिजिनल के बराबर आ जाएगा। ये दोनों केसेस भी हमारी अमेंडमेंट में कवर्ड है। लेकिन अगर रिडक्शन जितनी की गई है उससे ज्यादा की रिकवरी हो रही है, फिर ये अमेंडमेंट में कवर नहीं होगा। फिर कुछ और अकाउंटिंग है जिसको हम डिस्कस करेंगे, हम डिटेल में चर्चा करेंगे, चिंता ना करें उसके। तो ये हमारे पास हो गया एक एस्पेक्ट कि इसके अंदर हमारे को ये ध्यान रखना है। एक और भी कंडीशन है, नाउ दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसके अंदर कोई और पेन यूज करता हूं, देखो हम थोड़े से देसी टाइप आदमी हैं तो हमारे पास वो आईपैड वाला जो पेन है वो नहीं है, तो हमने नीले पेन मंगा लिए, काले पेन मंगा लिए। तो वी आर ट्राइंग टू डू नाउ, हम भी कोरोना वायरस के मुताबिक चेंज होने का प्रयास कर रहे हैं। काफी तो चेंज हो ही गए, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव निकाल दी, जिसका मैं सख्त अगेंस्ट था, मुझे निकालनी ही पड़ी। आइए मेरे साथ साथ, तो मैं आपसे कह रहा हूं एक और भी कंडीशन है, द थर्ड कंडीशन। मैं पहले वो थर्ड कंडीशन समझा दूं, लिखवा दूंगा बाद में इसके अंदर। तो थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि जो भी हमारे पास ये रिडक्शन हो रही है, जैसे ये रिडक्शन हो रही है ना, बाद में इसके अंदर रिडक्शन नहीं हो रही थी, इसमें भी ये रिडक्शन हो रही है, फिर यहां इंक्रीज हो रहा था, यहां पर भी रिडक्शन हो रही है। ये तो हमारे पास दिस इज, अब ये तो हमारे पास कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई ना, तो यही 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। रिडक्शन की जो डेट है वो क्या होनी चाहिए? रिडक्शन की जो कट ऑफ डेट है वो 30 जून 2021 है। इसका मतलब ये कि रिडक्शन जो है वो रिडक्शन कहां तक जा सकती है? 2021 तक। भाई 2021 के बाद भी अगर कोई रिडक्शन हो रही है तो फिर वो रिडक्शन है ही नहीं, वो तो कोरोना वायरस का कारण ही नहीं है। पता नहीं क्यों उसने रिडक्शन कर रखी है, कोरोना वायरस की वजह से होगा तो ये है। अब आप कहेंगे सर क्या इंडिया को पता है कि 2021 के बाद कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? हो सकता है 2021 के बाद भी आए। तो एज ऑन टुडे दिस इज व्हाट द लॉस इज। तो मैं तो आपको आपका लॉ बताने आया हूं ना, तो इसका मतलब आपको यह समझना है वो रिडक्शन 31 मार्च 2021 के बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस रिडक्शन की बात करूं अगर मैं इस रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन यहां के बीच में हो सकती है, उसके बाद कुछ भी ना हो। रिडक्शन यहां के बीच में हो सकती है, उसके बाद इंक्रीज हो। और ये तो हमारे पास चूंकि जितनी भी रिडक्शन है उससे ज्यादा की रिकवरी है, तो ये तो हमारे कोर्स के ही बाहर हो गया। कोर्स मतलब अमेंडमेंट के बाहर हो गया। तो यही दो हमारे पास थे। रिडक्शन 31 जून 2021 तक हो सकती है, उसके बाद वो बेशक रेंट ना ले। रेंट ना ले का मतलब ये कि इस कंसेशन को यहां पे दोबारा रिकवर ना करे, या जो भी उसने कंसेशन इस पीरियड में दिया है वो यहां पर उतना ही अमाउंट रिकवर कर ले, तो हम बोलेंगे कि हां ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मैं अपने पास अब इस बात को लिखवा देता हूं आपको, तो एक और स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे और इधर इसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में लिखेंगे। नाउ दिस इज माय थर्ड कंडीशन, तो आप फटाफट से अब थर्ड कंडीशन लिखेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है? रिडक्शन इन लीज पेमेंट्स affect lease payments on, due on or before। यहां तक, कौन सी डेट तक? 30 जून 2021। 30 जून 2021 तक को ही सिर्फ वो हमारे पास अफेक्ट करना चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो कितनी शर्तें हो गई? 3 शर्तें हो गई। एक चौथी शर्त भी है जो कि ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उसको भी लिखेंगे। नो सब्सटेंटिव चेंजेस टू अदर्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लीज एग्रीमेंट। भाई और कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आपने लीज टर्म ना बढ़ा दिया, अगर आपने कोई भी और लीज टर्म बढ़ा दिया, लीज टर्म घटा दिया, आपने कोई और चेंज कर दिया, तो फिर ये अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, घूम फिर के बात इतनी सी आ गई कि आप अपने पास लीज के अंदर इन सिचुएशन में ही इस अमेंडमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बातें जो मैंने कही कौन से पैराग्राफ में दी गई है? नया पैराग्राफ आया है, 46A में दी गई है, 46B में दी गई है। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट जो आई है, क्या ये 2022-25 में पूछे जाएंगे सवाल इसके? कोरोना वायरस तब तक बासी हो चुका होगा, तब इसके बारे में कौन सवाल पूछेगा? तो इसका सवाल पूछने का समय तो अभी है, ये नवंबर 2020 या मई 2021, इसके आगे तो जाना ही नहीं चाहिए। तो जिनके एग्जाम भी इस नवंबर में या मई 21 में हैं, उनके लिए अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस के ऊपर सवाल अभी पूछेंगे, बाद में पूछेंगे तो वैसे ही रेलेवेंट ही नहीं। जून 2021 के बाद तो ये अमेंडमेंट वैसे ही काम की नहीं है। जिन्होंने ट्रीटमेंट करना था कर दिया होगा। इसलिए सभी बच्चे पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम नवंबर में है चाहे नवंबर के बाद है। तो मैंने आपको 4 शर्तें बताई। नंबर 1 मैंने क्या बताई? मैंने कहा साहब रिडक्शन होनी चाहिए, जो हमारा चेंज होना चाहिए उसकी वजह कोरोना वायरस होनी चाहिए। नंबर 2 मैंने बताया कि इस तरह से लीज पेमेंट में रिडक्शन हो जिसकी बाद में रिकवरी ना हो, या रिडक्शन हो और उतने ही अमाउंट की रिकवरी बाद में हो जाए, और जो भी रिडक्शन हो वो 30 जून 2021 तक ही होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। और ना हमारे बाकी लीज टर्म के लीज के एग्रीमेंट में कोई भी सब्सटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए। ये 4 बातें अगर अप्लाई हो जाती हैं तो अब आप पैरा 46A लगाने की अथॉरिटी मिलती है। पैरा 46A में नया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। इसका मतलब अगर आप नया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगाना चाहते हैं तो पहले पैरा 46B की कंडीशन पूरी होंगी, तभी आप पैरा 46A लगा सकते हैं, अन्यथा पैरा 46A नहीं लगा सकते। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कि भैया वो क्या है, पैरा 46A क्या है, आइए उसको देखें कि हमारे पास अब ये क्या है। तो यहां पर मैं इसको लिखता हूं, अभी स्लाइड को संभाल लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इफ any of above condition is not satisfied, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गई, then change in lease rental will be considered
एज लीज मॉडिफिकेशन। ओ, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ऐसे में हम उसका लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग करेंगे विच इज ऑलरेडी बीन डन इन द क्लास, ऑलरेडी डन इन क्लास। मैं फिर भी एक एग्जांपल लेकर के ना यहां भी कवर करा दूंगा, उसको हल्का सा कवर करा दूंगा जितना मुझे चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर आप अपने पास क्या बोलेंगे, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो आप बोलेंगे साहब ये लीज मॉडिफिकेशन कहलाएगा, और अगर सेटिस्फाई हो जाती है, इफ ऑल ऑफ कंडीशंस गिवन इन पैरा 46B आर सेटिस्फाइड, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है। अच्छा, ये बात भूल जाना कि हम जो बातें कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, सिर्फ लेजी की कर रहे हैं, लेजर की तो कर ही नहीं रहे, लेजर तो हमारे पास चर्चा का मुद्दा ही नहीं है। इफ ऑल ऑफ द कंडीशंस गिवन इन पैरा 46B आर सेटिस्फाइड देन लेजी, क्या है ना, हमारे पास आईपैड नहीं है तो हम इसके अंदर नीला पेन ऐसे बार बार चेंज करके लाते हैं। देन लेजी क्या कर सकता है, देन लेजी has choice to opt any। मैं आपको दो बातें लिखूंगा तब हमारे पास, अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो उसके पास, लेजी के पास चॉइस है कि वो दोनों में से एक चीज अप्लाई कर सकता है। पहली चीज क्या है, ट्रीट्स इट एज लीज मॉडिफिकेशन। लो भाई, अभी भी वो चाहे तो लीज मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये हो गया, क्या ये कंडीशन पूरी होने पे नई अमेंडमेंट मैंडेटरी है? नहीं मैंडेटरी है, ऑप्शनल है। इसका मतलब मान लीजिए मैं लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग अप्लाई करना चाहता हूं और 24 जुलाई की अमेंडमेंट अप्लाई नहीं करना चाहता हूं, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, लीज मॉडिफिकेशन अलाउड है। इसका मतलब जो कंपनियां या जो संस्थाएं लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कर लेंगी फॉर द कोरोना वायरस केसेस ऑल्सो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मान लीजिए आप ये नहीं लगाना चाहते तो अब आता है पॉइंट कि आपको दूसरी चॉइस क्या मिलती है। आइए देखें दूसरी चॉइस क्या है। नहीं तो नीला पेन आ गया, काला लेना था। और अप्लाई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, पीई शॉर्ट में अगर इसे बोल दें, प्रैक्टिकल मतलब एक शॉर्टकट, सरल भाषा में इसे समझ लो एक शॉर्टकट, कि उन्होंने आपको कह दिया कि प्रैक्टिकली इतना झंझटे मत पड़ो, प्रैक्टिकल में उन्होंने आपको कह दिया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऐसा करने की अनुमति दे दी गई है। वो क्या है? अब आपके मन में सवाल आ गया, सर व्हाट इज प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट? प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट क्या होता है? तो मैंने कहा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 5 पे आना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। तो लिखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अंडर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, यानी अब आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो नंबर 1 ए फॉर वेवर्स और रिडक्शन इन रेंट विदाउट एनी रिकवरी। भाई वो आपका रेंट कम कर रहा है या वेव कर रहा है और दोबारा उसको रिकवर नहीं करेगा। मैं जो एग्जांपल ले रहा था उसमें वो कौन से वाला एग्जांपल हो गया इसके अंदर इसमें कौन सा वाला हो गया जिसमें वो रेंट कम कर रहा है और लेटर ऑन रिकवर नहीं कर रहा? तो ए वाला एग्जांपल हो गया हमारे पास, ठीक है ना। हालांकि मैंने ना यहां पर नंबरिंग जो लिख दी, यहां पर ABCD अलग लिख दिया, ये वाला अलग लिख दिया, तो एनीवे मेरे ख्याल से चलेगा। आप इधर इस वाले नंबर को देखो, तो मैं बी वाले की बात कर रहा हूं, यानी आई एम टॉकिंग ऑफ बी।
तो हमारे पास अगर मान लो रिडक्शन हो जाती है या वेवर हो जाती है तो हम तब क्या करेंगे? तो जर्नल एंट्री जो आपको डालनी पड़ेगी वो ये डालनी पड़ेगी, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। अब आपको बात दूसरी कि आप कहेंगे सर ये एंट्री हमको समझ में शॉर्ट में तो आ गई, पर ये एंट्री का पर्पस क्या है? तो वो पर्पस ना किसी एग्जाम्पल के साथ ही पता चलेगा, वो आप भूल चुके हैं असल में कि हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लीज लायबिलिटी वेव्ड ऑब्लिक रिड्यूस्ड। यानी उन्होंने जो आपको रिडक्शन दी उतने अमाउंट का, या जितने रुपए का उन्होंने वेवर दिया उतने अमाउंट का, ये आपको अपने पास काम करना पड़ेगा। और हां, राइट ऑफ यूज एसेट्स शुड बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट। तो ध्यान दें, आपको बड़ी खुशी हो रही होगी, आप कहेंगे साहब हमारे को फायदा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो गया, तो आपको यहां लगता है कि फायदा हो गया। बट ध्यान दें, यहां पर एक इंपेयरमेंट की बात भी आ गई कि आपको अपना राइट ऑफ यूज एसेट जो है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको इंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं अभी इस मुद्दे पर प्रैक्टिकल सवाल करूंगा तो आपको तब ज्यादा मेरी बात समझ में आएगी। हम इसके साथ ही दूसरी बात कर दें कि अगर मान लीजिए वो आपसे रिकवरी भी कर रहा है फॉर वेवर्स or reduction in rent with रिकवरी। और ऑफ कोर्स ये रिकवरी कितनी हो सकती है? अप टू मैक्सिमम ऑफ द वेवर, क्योंकि अगर उससे ज्यादा रिकवरी कर रहे होंगे, वेवर से ज्यादा रिकवरी कर रहे होंगे, तो क्या बन जाएगा? फिर तो ये हमारे इसमें अप्लाई नहीं होगा, फिर तो लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग ही अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। यानी कि ये सिर्फ यहीं तक की बात ही कर रहा हूं मैं अपने पास, ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखा हुआ है आइए देखें जरा, इसको भी रख दिया जाए। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, लिखें नो ट्रीटमेंट। आपको कुछ ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं। हां, राइट ऑफ यूज एसेट्स शुड बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट। तो ये तो आपको तब भी करना ही पड़ेगा कि आपके पास कोई इंपेयरमेंट तो नहीं है, वो आपको अभी भी करना पड़ेगा। तो मैं एक सवाल लूंगा जिसके अंदर मैं आपको ये करके चेक करा के बताऊंगा भी कि हमको ऐसे ऐसे कैसे कैसे करना चाहिए। तो मैं अभी अपने पास इन पर लौट कर आना ही है, बट मैं अपने नोट्स को पूरा कर दूं। तो ये कौन सा वाला पॉइंट था हमारे पास? ये हमने नंबर कौन सा लिखा था? दिस वॉज पॉइंट नंबर 5। तो अब पॉइंट नंबर 6 पर आ जाओ। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। If any entity has applied practical एक्सपीडियंट, इसका मतलब यह कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगाया तभी डिस्क्लोजर की बात आ रही है। अगर तुमने लीज मॉडिफिकेशन लगाया फिर कुछ नहीं आ रहा है। अगर तुमने प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगाया है, एक शॉर्टकट लगाया है, तो उसके लिए आपको उन्होंने क्या कहा कि हमें क्या क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। हमें डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, एक तो हम अपने पास यह बताना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल expedient as per 46A should be disclosed। तो हमें अपने पास एक तो ये डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि आपने प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगा रखा है तथा अमाउंट recognized in profit and loss account to reflect changes in lease rental। आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट डाला है उसको भी डिस्क्लोज करना चाहिए। शुड बी
डिस्क्लोज्ड। भाई आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, चाहे इस बात को आप अपने पास कहां दिखा सकते हैं, इस पॉइंट को आप चाहें तो अपने नोट्स में दिखा सकते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस में सेपरेट लाइन आइटम बना के दिखा सकते हैं। दिखाना आपको इसको पड़ेगा। तो दो डिस्क्लोजर है अगर तुमने शॉर्टकट लगाया तो इसका मतलब ये दो डिस्क्लोजर्स आपको करने हैं। मैं अभी इसके बाद अभी एक मुद्दा और भी आएगा, वो ये आएगा कि सर ये अमेंडमेंट अप्लाई कब से होगी, ये अमेंडमेंट क्या 1/4/20 से अप्लाई होगी या 1 मार्च 20 से अप्लाई होगी, भाई कब से अप्लाई होगी इसका भी डिस्कशन करना है। लेकिन क्या है ना, मैं डिस्कशन करता जाऊंगा और पीछे आप कहेंगे सर सवाल तो कोई कराया नहीं है, तो मैं एक सवाल के जरिए आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझाने का प्रयास करता हूं। तो मेरे पास अभी एक मुद्दा रह गया, वो ये मुद्दा रह गया कि इसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो मैं उस मुद्दे को अपने पास लास्ट में डिस्कस करूंगा कि उसका हमारा अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए। तो हमने अपने पास अब वो एस्पेक्ट ही एक बचा है। और हां, बीच में ये भी बात आ जाएगी कि लेजर के अंदर हम ये अकाउंटिंग क्यों नहीं करते। तो आपको मैं बताता हूं लेजर पर ये अकाउंटिंग हम क्यों नहीं करते हैं। देखो, लेजर पर ऑपरेटिंग लीजेस की अकाउंटिंग कंटिन्यू कर रही है। वहां लीज रेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलरेडी बताया गया है और वहां यह लिखा हुआ है लेजर के केस में कि सिस्टमैटिक ढंग से लीज रेंटल को रिकॉर्ड करो, और उसमें वेवर अगर है तो सिस्टमैटिक में ऑटोमेटिकली इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी। तो लेजर के अंदर ऑलरेडी ऑपरेटिंग लीजेस की अकाउंटिंग होती है, जिसके अंदर हमने पहले ही कह रखा है कि भाई सिस्टमैटिक ढंग से रेंट की इनकम को रिकॉर्ड करो। अब बारी आती है लेजी की। लेजी में ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग को बंद कर दिया गया और एक राइट ऑफ यूज एसेट का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ऑपरेटिंग लीज जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लेजी के लिए। यानी लेजी के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गए जिसमें हमने कहा उसे राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करना है और साथ में उसे एक लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। तो इसका मतलब हमने चूंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग लीज जैसा कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं किया, तो अब मुद्दा आता है तुमने जिस लीज रेंट के बुनियाद पर एक एसेट बुक कर दिया, जिस लीज रेंट के बुनियाद पे तुमने लायबिलिटी बुक कर दी, अगर वो लीज रेंट वेव हो गया तो क्या करेंगे। इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी लेजी में है, लेजर में नहीं है। लेजर ने कोई एसेट बुक नहीं किया था, लेजर ने कोई लायबिलिटी बुक नहीं की थी। लेजर को रेंट मिलता था, उसे सिस्टमेटिक रूप में इनकम दिखाता था। उसे नहीं मिल रहा होगा, वो इनकम नहीं दिखा रहा होगा। इसका मतलब लेजर के अंदर ऑलरेडी वर्ड सिस्टमेटिक लिखा हुआ है इंडियस में, इसलिए हमको वहां प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी प्रॉब्लम लेजी की है। इसलिए ये अमेंडमेंट, ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अलाउ किया गया है, ये ओनली फॉर लेजी अलाउ किया गया है, क्योंकि उन्हीं के यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हमने अब अपने पास हम कोई सवाल बनाकर देखते हैं, कोई एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं कि उसका एग्जाम्पल में हम इसके सवाल कैसे कैसे किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल ड्राफ्ट ही करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, एक अलग स्लाइड लेते हैं। तो लिखे मेरे साथ साथ, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं। तो आपको ना ये क्लास भी जब करनी है तो ये क्लास भी आपने करते वक्त ऐसे ही समझना है कि आप एक्चुअल में क्लास ही कर रहे हो, आप क्लास ही कर रहे हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे स्टूडियो में कैमरामैन भी नहीं है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा हुआ है। अब मैं यहां सारे बटन वटन लगवा लिए हैं, अब पूरा का पूरा पीछे बोर्ड भी हट गया है, अब पूरा का पूरा स्टूडियो मेरे सामने है और मैं ही यहां से, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, ये मैंने बटन दबाया तो मैं दूर हो गया, ठीक है। ये मैंने बटन दबाया तो मैं नजदीक हो गया, ये मैंने बटन दबाया तो ये मेरे पास आईपैड भी है, ठीक है। ये देखो, ये आईपैड भी है। ये मैं आपको सब बातें बताऊंगा भी, हालांकि ये और इंडियस की हैं, लेकिन ये भी मैं आपके साथ कवर करूंगा, ठीक है। इसमें एक सवाल मेरे पास है, ये कराऊंगा। और ये देखो, ये मेरा विजुअलाइजर भी है। और ये देखो, मैं इसको पिप में भी डाल के दिखाता हूं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे देसी नहीं कहेंगे और आप कहेंगे नहीं शर्मा जी अब हो गए हैं, बदल गए हैं, कोरोना वायरस ने उनको भी बदल दिया है, ठीक है। तो वापिस आइए और एग्जाम्पल करिए वैसे ही जैसे क्लास में करते थे, ठीक है। तो अब ये कटेगा तो इसकी पिप को हटा देते हैं। ये मैं बटन लगाया तो ये हट गया। तो लिखते हैं जैसे कि ए लिमिटेड obtained on lease
वन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग लीज पर ली है सॉरी कट गया ये, फॉर लेटेस्ट से कितने पीरियड के लिए, 2 years, 2 साल के लिए लीज पर ली है। एग्रीड रेंटल्स आर रुपीज, 2 का 3 कर देते हैं, मैं थोड़ा 2 इसलिए कर दिया, मैंने कहा कि चलो यार मुझे ही करना पड़ेगा अकेले को, फिर मैंने कहा नहीं चलो 3 कर देते हैं, 2 में दिक्कत ना हो। एग्रीड लीज रेंटल्स आर रुपीज 1 लाख पर एनम, जो उसका लीज रेंटल है वो कितना है, 1 लाख रुपए पर एनम पेबल इन एरियर्स। हमारी लीज कहां से स्टार्ट हुई थी, डेट ऑफ लीज इंसेप्शन, तो मैंने कहा हमारी लीज स्टार्ट हुई थी मान लो 1419 को, ठीक है ना, तो 1419 को स्टार्ट हुई थी, तो अल्टीमेटली इसके अंदर हमारे पास जो पहला अमाउंट आना है वो कब आना है, 2020 में आना है, फिर 2021 में आना है और फिर 2022 में आना है। लीज एंड्स ऑन 31 मार्च 20 कितना हो गया, 19, 20, 21 और 22 में खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी लीज की समापन की डेट है। मैंने आपसे कहा कि डिस्काउंट रेट इज, कितना है डिस्काउंट रेट, 10%। डिस्काउंट रेट इज 10%। तो अगर डिस्काउंट रेट है 10%, तो मैंने आपसे कहा कि आप ना ऐसा करें कि जनरलाइज ऑन 1419 इन बुक्स ऑफ लेजी। तो हम लेजी की बुक्स में 1419 की, मैं ज्यादा मांगा ही नहीं, मैंने आपसे सिर्फ ये मांगा कि इस डेट को हमारी बुक्स में क्या एंट्री होनी चाहिए ये बताओ। तो फटाफट से मुझे बताओ कि आप इंड एएस लगा रहे हो और इंड एएस के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो इंड एएस अब क्या करता है, लेजी के लिए वो क्या करता है, वो कहता है जी लीज रेंटल कितने कितने पे करने हैं, 1419, तो वो कहता है 31 मार्च 2020, 2021, 2022 को 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख ये लीज रेंट पे करने हैं। तो इनको अगर हमने 10% पे डिस्काउंट कर दें तो इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, वो हमारे लिए आज एक एसेट भी बन जाएगा और वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। भाई अल्टीमेटली लेजी ने एसेट लिया है तो इस एसेट से कोई बेनिफिट लेगा, तो उस बेनिफिट को हमने नाम दे दिया राइट ऑफ यूज एसेट्स, और साथ में चूंकि ये पैसे देने हैं तो हमने इसकी लायबिलिटी बुक कर देंगे, उसका नाम हो गया लीज लायबिलिटी। तो नाउ व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग कैलकुलेशन, ये तो बड़ा चक्कर वाला काम ही है वैसे, कैलकुलेटर कहां है तो ये हो गया हमारे पास, अगर मैं इसको 3 डिजिट तक कैसे ले लूं, इसको मैं 0.909 प्लस 0.826.751 याद आ रही है, 2.486 बच्चों की याद आ रही है क्योंकि वही सारी कैलकुलेशन बता देते थे। तो हम अपने पास लिखेंगे राइट ऑफ यूज एसेट्स अकाउंट डेबिट, और ये कितना हो जाएगा 2,48,600, और साथ में हम क्रेडिट कर देंगे लीज लायबिलिटी 248,600। ये मेरे पास आ गया उसका 1 अप्रैल 19 को। तब तो किसी को पता नहीं था ना कोरोना वायरस आ रहा है, तब तो हमने अपने पास एसेट को भी रिकॉर्ड कर दिया और लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड कर दिया, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटी रिकॉर्डेड। अब बारी आती है अगली, 31 मार्च 2020 के आने से पहले ही कोई और आ गया, कोरोना वायरस। मुझे अच्छे से याद है जब मैं मार्च में क्लास ले रहा था, मेरे ख्याल 12-13 मार्च के आसपास मैं क्लास ले रहा था, तो मैं उस समय मजाक उड़ा रहा था कोरोना वायरस का। मैं कहा ये कोरोना वायरस सुना कोई आ रहा है, ऐसी तैसी कोरोना वायरस की। तो भाई इतना बड़ा भयंकर उसने रूप ले लिया, हम सबकी लाइफ उसने बदल डाली।
तो मैं आपको बताता हूं कि अब इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैंने कहा जी 31 मार्च 2020 से पहले ही लॉकडाउन हो गया, धंधे पानी सब रुक गए, सारी दुनिया रुक गई, सड़कों पर ट्रैफिक खत्म हो गई, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया और इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट बच्चों ने बिना बात का एक प्रोपेगेंडा भी कर दिया, ये हटाओ पेपर हटाओ। बड़ा समस्या खड़ी होनी शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में अब क्या हुआ, तो मैं अपने एग्जाम्पल को आगे ले जा रहा हूं। तो मैं वापस इधर आऊंगा और लिखूंगा एग्जाम्पल 2। बाय 31st March 20, COVID has affected लेजी को कोविड ने इफेक्ट कर दिया। अब ये मत पूछना कि सर क्या उसको कोरोना वायरस हो भी क्या कि नहीं हुआ। कोरोना वायरस कोरोना का तो इलाज है, धंधा जो डूब गया उसका नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कोविड हैज अफेक्टेड लेजी। अब लेजी इफेक्ट हो गया ड्यू टू कोविड, ठीक है। उस बेचारे का तो धंधा चौपट हो गया। अब वो लेजर के पास गया और उसने कहा साहब मेरा आप प्लीज रेंट जो है वो रिड्यूस कर दो। आगे लिखते हैं लेजी एंड लेजर एग्रीड। अब उन्होंने क्या एग्री किया, केस ए उसने एग्री किया, लेजर एग्री टू वेव ₹1 lakh रेंटल इन फुल ड्यू ऑन 31 मार्च 2020। तो भाई सोचो और मुझे बताओ, वो कुछ और मांग ही नहीं रहा। लेजर बड़ा ही ज्यादा एक किस्म क्या क्या बोल सकते हैं, बड़ा अच्छा इंसान था, दरिया दिल इंसान था। उसने कहा छोड़ो नहीं लेना तेरे से, हमने रेंटल ही नहीं लेना हमने। और क्या हो सकता है, केस बी लेजर एग्रीड टू वेव ₹1 lakh रेंटल ड्यू ऑन 31/3/20 एंड 31/3/21। तो मुझे फटाफट से बताओ भाई, क्या ये केस भी कवर हो जाएगा? हालांकि आप मुझे कैसे बताएंगे, मैं जानता हूं आप बता नहीं सकते हैं। यही प्रॉब्लम होती है गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में कि हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कहा क्या ये वाला केस कवर हो जाएगा? जवाब है हां, ये वाला केस भी कवर हो जाएगा। और भी लिखते हैं जरा, केस सी लेजर एग्री टू वेव। अब मैं तीनों वेव कर दूंगा ना, दिक्कत हो जाएगी उसके अंदर, तो मैं 50,000 वेव कर देता हूं। 50,000 रेंटल ड्यू ऑन 31/3/20, 31/3/21 एंड 31/3/22। ध्यान देना, अगर आप केस सी की बात करते हैं तो ये डेट को ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या ये जून 2021 के बाद का वेवर आ गया? जैसे ही 2021 के बाद का वेवर आ गया तो केस सी क्या हो गया? आउट ऑफ स्कोप ऑफ पैरा 46A एंड 46B। इसका मतलब इसकी बात मुझसे अब मत करना, केस सी की बात मुझसे मत करना। अगर केस सी की मुझसे बात करनी है तो केस सी की बात में मॉडिफिकेशन में बता दूंगा कि भाई अगर ये प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट नहीं लगाते तो क्या होता। इसका मतलब हमारे पास यहां आपको अगर ये वाली एडजस्टमेंट है तो पॉसिबल नहीं है। मैं अभी और भी आपको दिखाता हूं कि और इसमें क्या केस हो सकता है। केस नंबर सी नहीं, केस नंबर डी। केस नंबर डी, लेजर एग्री टू वेव ₹20,000 फॉर 31/3/2020 एंड 31/3/2021 विच विल बी recovered
ऑन 31/3/2022। इसका मतलब ये कि हमारे पास 40,000 रुपए की रिकवरी होगी। 40,000 विल बी रिकवर्ड, विल बी एक्स्ट्रा रिकवर्ड ऑन 31/3/2022। इसका मतलब ये हो गया। तो मुझे फटाफट से बताओ अब कि इसमें ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो मैं अल्टीमेटली आपसे जो पूछ रहा हूं कि इसमें ये हमारे पास ये एप्लीकेशन होगी कि नहीं होगी, ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है। तो आप देखिए, वेवर जितना दिया 2 साल में दिया 40,000 और ये रिकवरी भी कर रहा है 40,000, तो कोई दिक्कत नहीं है इसका। और विद इन बिफोर 30 जून 2021 रिडक्शन हो रही है, उसके बाद रिडक्शन नहीं हो रही है, इस डेट के बाद रिडक्शन ही नहीं हो रही है। इसका मतलब ये भी प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई कर सकता है। और बात करते हैं केस ई। लेजर एग्री टू वेव ₹20,000 फॉर 31/3/20 एंड 31/3/21, बट लेजी विल हैव टू पे ₹50,000 एक्स्ट्रा ऑन 31 मार्च 2022। अब साहब देखिए, वेवर कितना किया 2 साल में? 20,000, 20,000, 40,000 रुपए का, और मांग कितना रहा? वो 40 से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या इसमें हमारे पास ये अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन? द आंसर इज नो। इसके अंदर हमारे पास ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई नहीं हो सकता। तो मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछा, इन विच सिचुएशन ऑब्लिक केस प्रैक्टिकल या पैरा 46A कैन बी अप्लाइड। तो किन केसेस में पैरा 46A अप्लाई हो सकता है? तो मेरे अपने पास कितने केस रखे थे? A, B, C, D और E। मैंने आपके साथ रखे थे ये केसेस A, B, C, D और E। तो A वाले के अंदर आप मुझे फटाफट से बताओ, पहली कंडीशन हम क्या करते थे? हम देखते थे क्या ये कोविड की वजह से चेंजेस हैं? तो आप सबने कहा हां जी ये सब कोविड की कंडीशंस हैं। हमने कहा एक और भी कंडीशन थी कि हमारे पास जो लीज रेंट की रिडक्शन होनी चाहिए, लीज रेंट जो रिडक्शन होनी चाहिए, वो रिडक्शन हमारे पास वेवर हो जाए और दोबारा रिकवर ना हो, या वो बराबर, या मैं इसे कहूं कि रिवाइज लीज रेंटल जो होने चाहिए वो लोअर या इक्वल टू होने चाहिए ओरिजिनल लीज रेंटल के। ये हमारी कंडीशन थी कि जो न्यू लीज रेंटल है, जो न्यू लीज रेंटल है वो ओरिजिनल लीज रेंटल से या तो कम या बराबर होने चाहिए। तो कंडीशन ए में ये बात पूरी हो रही है, कंडीशन बी में ये बात पूरी हो रही है, कंडीशन सी के अंदर भी ये बात पूरी हो रही है, कंडीशन सी में भी ये बात पूरी हो रही है, कंडीशन डी के अंदर 20 और ये उसमें भी पूरी हो रही है, कंडीशन ई में ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हमारा कंडीशन पिट गई। तो यहां पर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई नहीं कर सकते। एक और भी था, रिडक्शन कब तक होनी चाहिए? रिडक्शन कब तक होनी चाहिए? अप टू 30 जून 2021। तो जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें रिडक्शन मैंने सिर्फ पहले साल में की थी, तो ये भी ठीक है। दूसरे केस के अंदर मैंने रिडक्शन 2 साल में की थी, तो ये भी ठीक था। तीसरे केस के अंदर रिडक्शन जो मैंने की थी वो मैंने 31 मार्च 2022 में भी की थी, ये कंडीशन पिट गई। इसका मतलब यह कि हमारे पास ये कंडीशन पिट गई। डी के अंदर हमने रिडक्शन जो की थी वो 2 साल की थी, और कंडीशन ई के अंदर तो देखना ही बेकार है क्योंकि वो तो वैसे आउट ऑफ स्कोप चल रहा है। फिर मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो ये रिडक्शन हम कर रहे हैं, हमने कहा आपके पास नो चेंज होना चाहिए इन नो सब्सटेंशियल चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन, यानी हमारे पास जो चौथी कंडीशन थी कि वो उनमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो जो कंडीशन आउट ऑफ कोर हो गया उनको तो छोड़ ही दो। तो क्या हमारे पास ये मैं एज्यूम कर लूं कि कोई सब्सटेंशियल, तो मैंने कहा ये एज्यूम कर लेता हूं मैं सेटिस्फाइड, एज्यूम सेटिस्फाइड। अगर मैं ये एज्यूम अदरवाइज कर लूं तो मुश्किल हो जाएगी ना, तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि हमने सेटिस्फाई कर दिया है। तो 3 केसेस हो गए। फिर से देखो 3 केस कौन कौन से थे? पहला केस जहां पर सिर्फ एक बार रेंट कम किया, ये कवर हो जाएगा। जहां उसने 1-1 लाख 2 बार कवर किया, ये भी कवर हो जाएगा।
और जो सी केस हमारे पास था, सी केस में उसने क्या किया था, उसने 30 जून के बाद कवर कर दिया था, ये कवर नहीं होगा। और जो डी केस था, डी केस के अंदर ये कवर हो जाएगा क्योंकि उसने 2 साल में कम किया, बाद में उतना ही रिकवर कर लिया। और ई केस नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा रिकवरी कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास यहां पर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट कहां पर अप्लाई हो सकता है, तो यहां पर अप्लाई हो सकता है। इसके अंदर एंटिटी के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो ये कि वो अपने पास लीज मॉडिफिकेशन को कंटिन्यू करें, या वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई करे। तो दोनों चॉइसेस हैं उसके पास इस केस में। और वैसे ही हमारे पास इस केस के अंदर भी 2 हैं उसके पास चॉइसेस, या तो लीज मॉडिफिकेशन करे या प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई करे। जिन केसेस के अंदर पैरा 46 अप्लाई नहीं हो पाया, वहां पर सिर्फ एक ही चॉइस है, आपको यहां लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग ही करनी पड़ेगी। और डी केस के अंदर भी आपके पास चॉइस है कि आप लीज मॉडिफिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और ई केस के अंदर भी आपके पास सिर्फ एक ही केस है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लीज मॉडिफिकेशन ही अप्लाई करनी है। तो इसका मतलब ये सिचुएशंस हो गई कि मैंने आपको कहा कि हमें क्या क्या करना है, दिस इज योर, अप्लाई नहीं हुआ तो लीज मॉडिफिकेशन। तो मैंने आपको अपने पास दूसरे एग्जाम्पल में बताया कि देखो कैसे हम अपने पास इन चीजों को सोचते हैं। अब आप कहेंगे साहब कि अब आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट कोई लगाकर भी दिखा दो, तो मैंने कहा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, कोई भी एक केस में हम चल पड़ते हैं। आप एक को भी समझ लेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूं केस नंबर लेट अस से बी, मैं केस नंबर बी की बात कर रहा हूं। तो केस नंबर बी के अनुसार मैं अपने पास लेजर बना के दिखा देता हूं कि हमारे पास लेजर कैसे बनेंगे। तो ये लीजिए, ये मैंने अपने पास 2 लेजर ड्राफ्ट कर दिए लेजी की बुक्स के अंदर। ये मैंने बना दिया राइट्स ऑफ यूज एसेट्स, और ये मैंने बना दिया लीज लायबिलिटी अकाउंट्स। तो हमने 1/4/2019 को सबसे पहले टू लीज लायबिलिटी के नाम से एसेट रिकॉर्ड किया था, और ये अमाउंट कितने रुपए का था, ये था हमारे पास 248,600 का, 248,600 का। और ये भी मैंने यहां पर रिकॉर्ड किया था 1419 को बाय राइट ऑफ यूज एसेट्स 248,600। ये तो मैंने अपने पास इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब बारी आती है कि इसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए। भाई अब इसके बाद तो सीधी सीधी डेट आ गई हमारे पास 31 मार्च 20 को मैं इसे तो डेप्रीशिएट करूंगा जैसे डेप्रीशिएट किया जाता है। तो चूंकि इसकी लाइफ 3 साल है तो 248,600 डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो ये आ गया 82,867। ये हमने डेप्रीशिएट कर दिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लीज लायबिलिटी में हमने 31 मार्च 2020 आ गई, और यहां पर आ गए तो यहां पर हमने आकर के फाइनेंस चार्ज को रिकॉर्ड कर दिया, जो हमारा इंटरेस्ट की कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 10%, जो हमारा डिस्काउंट का रेट था 24,860। ये मैंने अपने पास इसको रिकॉर्ड कर दिया, ये हमारी लीज लायबिलिटी भी रिकॉर्ड हो गई। अब बारी आती है इसके अंदर कि हमको अपने पास यहां पर आज पेमेंट करनी थी। हमने आज पेमेंट करते तो हम बताओ फटाफट से हम क्या करते हैं, हम यहां बैंक से पैसे लिखते हैं। अगर हम यहां बैंक से पैसे लिखते तो हम 1 लाख रुपए बैंक से लिखते, तो ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमने अप्लाई कर दिया प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। जब प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगा दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब जब हमने प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगा दिया तो मेरे को अब आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने आपको नोट्स में क्या लिखवा रखा है। तो हमने आपसे कहा जब प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगा दिया तो उसको अपने पास अपनी लीज लायबिलिटी में क्या रिकॉर्ड करना है, फॉर दी वेवर और रिडक्शन एंट्री डालनी है लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओ माय गॉड, ये आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर हमारे पास ऐसा करने से ये हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, मैंने कहा हाँ प्रॉफिट बढ़ गया, लीज लायबिलिटी वेव हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इनको जोड़ो और ये माइनस करो और बैलेंस निकल कर जो आता है उसको बताओ कितना बन जाएगा, मुझे तो खुद ही करना है। हाँ न जाने कहां गए -1 लाख।
दिस इज इक्वल टू 173,460। भाई कोई गलती हो तो क्षमा करना, और चूंकि मैं चेंज भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अपनी कॉपी में खुद ही चेंज कर लेना। कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो तो इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। अब आप कहेंगे साहब ये तो भाई आपने कमाई दिखा दी, इनकम दिखा दी, तो हमको यहां पर ऊपर एक बात कही गई है। अब चेक करो, नोट्स के अंदर लिखवा रखी है मैंने क्या कहा है, राइट ऑफ यूज एसेट शुड बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट, यानी इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं अपने पास यहां पर इसको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करूंगा, और हो सकता है कि कोई मेरे पास P&L का अमाउंट उसकी इंपेयरमेंट में आ जाए। इंपेयरमेंट के लिए आप इंड AS 36 को लगाएंगे, और उसके बाद हमारे पास इसमें मान लो मेरे पास कोई जानकारी और नहीं है तो आप बैलेंस सीधी निकाल लेंगे। तो मैं जरा देखो कितना बच जाता है। 248,600 में से माइनस कर दो 82,867, 1,65,733, ये मेरे पास अमाउंट आ गया। ये मेरा राइट टू यूज एसेट है, राइट ऑफ यूज एसेट है। तो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हम अपने पास ऐसा करते हैं तो। सर अगर मान लो वो हमारे को यहां पर अमाउंट 50,000 कर देता, बाकी बैंक से मांगता, तो बाकी मैं बैंक लिखता 50,000, बाकी P&L लिखता 50,000। तो आई होप जो आपने एक से लेके डी तक के केस बनाए थे, जितने रुपए का वेवर है वो यहां लिखना है, बाकी आपका बैंक से अमाउंट लिखना पड़ेगा आपको अपने पास। नहीं दिया बैंक से पैसा तो कोई बात नहीं, बैलेंस CD में आ जाएगा, क्या आपको बाद में दे देना है उसके अंदर। अच्छा, अब बारी आती है हमारे पास कि अगर मान लीजिए अब अगले साल पर आ जाओ, तो अगले साल में क्या होगा, टू बैलेंस BD 165,733, और हमारे पास ये आ गई 1420 को, दिस इज 1420। अच्छा, आपको एक बात और भी पता चल गई होगी कि बताओ ये अमेंडमेंट जो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है ये कब से अप्लाई करना है, ये कब से अप्लाई करना है, ये 1920 से अप्लाई करना है। वर्ष 1920 में जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है। ये आप नहीं कह सकते कोरोना वायरस सर जनवरी में आया था, पता कैसे चल गया। चल गया, वो ज्योतिषी था, उसे पता था पहले। ऐसे मैं यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, कईयों ने तो अगस्त में ही बता दिया था कि कोरोना वायरस आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपने पास 1920 से ही अमेंडमेंट अप्लाई कर देनी है, 1920 से अप्लाई कर देनी है। ओके, वापिस आओ। तो यहां आ गए हम बैलेंस BD, दिस इज 173,460। तो मैं इसको पूरा कर दूं फिर आपकी बात मानता हूं मैं। और इसके बाद 31 मार्च 2021 आ गई, मैंने फिर से लगा दिया फाइनेंस चार्ज। तो इसके अंदर एक बात समझ में आ गई कि मुझे अपनी स्लाइड संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये केस नंबर B में क्या था, केस नंबर B में वेवर था फिर से। तो यहां पर हम फिर से क्या कर देंगे, अब इसके ऊपर ब्याज लगाएंगे। दिस इज 17,346, और फिर से वेवर हो गई 31 मार्च 2021 को। तो देना था बैंक, लेकिन क्या बन गया, अब लिखूंगा फिर से टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस अमाउंट इज इक्वल टू 1 लाख। और बढ़िया हो गया, टू बैलेंस CD भी आ गया। हालांकि मैं एक बात बताऊं, ऊपर राइट ऑफ यूज एसेट में पक्का इंपेयरमेंट आएगी। वो इसलिए इंपेयरमेंट आएगी, जब कोरोना वायरस आ गया तो धंधा चौपट भी तो होना चाहिए। ये नहीं ये पक्का आएगा, बट चूंकि मेरे पास लैक ऑफ डेटा है इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है। तो मेरे पास ये अमाउंट को देखते हैं, अब देखते हैं कितना अमाउंट बन जाता है। तो ये आ गया हमारे पास 173,460 प्लस 17346 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 90,806। ये आ गया 90,806 रुपए। और फिर उसके बाद हम अगला साल भी ड्रॉ कर देंगे आपको। और यहां पर 31 मार्च 2021 को आ गया बाय डेप्रीसिएशन, डेप्शन का अमाउंट वही है 82,867, और बैलेंस CD भी यही बचना चाहिए 82,867। थोड़ा राउंडिंग ऑफ के एरर को एक्सक्यूज कर दें। और मेरे पास अगला साल भी आ गया, और अगले साल के अंदर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है 867, और 31 मार्च 2022 को हम इसको डेप्रीशिएट करके समाप्त कर देंगे 82,867। ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। रही बात इसकी, जो लीज लायबिलिटी थी 1/4/2021 को, वो थी 90,806 रुपए।
फिर से हम लगा देंगे फाइनेंस चार्ज हम कितने लगा देंगे 94, और ये कितना हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 194, ये हो गया 91,000, तो इतने का फाइनेंस चार्ज लग गया। और अब तो भाई मकान मालिक कह रहा है यार ये 1 लाख रुपया तो दे दो, इसका मतलब ये 1 लाख हम दे देंगे और हमारी बात समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब आपको ध्यान यह देना था कि वेवर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। वेवर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है, अगर वेवर होता है तो ये है। सर अगर वेवर ना होता तो फिर क्या होता, आपके मन में यही सवाल आ रहा है ना कि केस नंबर डी के ऊपर आपका मन में सवाल आ गया। आपने कहां गया, केस नंबर डी कहां है, केस नंबर डी कहां है, केस नंबर डी में आपके पास यही तो सवाल आ रहा है ना। ये देखो आपका क्वेश्चन यही है कि सर 20,000 बाद में रिकवर कर लेगा, फिर क्या, ओहो 20,000 और बाद में रिकवर कर लेगा 40,000, अब क्या करेंगे, ऐसे केस में क्या करेंगे। तो मैं ऐसे केस में क्या करूंगा, ऐसे केस में देखो हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। ऐसे केसेस के अंदर मैंने कहा नो ट्रीटमेंट, अपने नोट चेक करो उसमें क्या लिखा हुआ है। हमने कहा नो ट्रीटमेंट, आपको कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ओके, ऐसे केस में लीज लायबिलिटी अकाउंट कैसे बनेगा, तो आपको मैं वो सिर्फ लीज लायबिलिटी अकाउंट बना करके दिखा देता हूं कि लीज लायबिलिटी अकाउंट ऐसे केस में कैसे बनेगा। तो ये देखिए, अगर केस डी की बात करूं मैं, तो मैं केस डी में खाली लीज लायबिलिटी अकाउंट, तो हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे 1419 को हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमें तब कोरोना वायरस था ही नहीं, तब चाइना में भी नहीं था, हमारे पास कहां से आ जाता 248,600, और फिर आ गई 31 मार्च 2020 और यहां पर लग गया फाइनेंस चार्ज, दिस इज 24,860। अब उसने हमें 20,000 रुपए का कंसेशन दे दिया, उसने आपसे कहा भैया मुझे 80,000 रुपए दे दो, 20,000 कंसेशन नहीं दिया, उसने कहा मैं बाद में लूंगा। अगर कंसेशन देता तो 2 P&L हो जाता, उसने कहा बाद में रिकवर कर लूंगा। मैंने कहा ओके, नो ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट डाल दो, बैलेंसिंग फिगर, तो 20,000 आपके पास अपने आप लायबिलिटी बन गई। ओके, तो नाउ दिस इज 248,600 प्लस 24,860 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 193,460। ये आ गई हमारी लीज लायबिलिटी। अब आप कहेंगे सर फिर अगले साल ब्याज का चक्कर पड़ जाएगा। मैंने कहा देखो तो सही जरा, बैलेंस बीडी, दिस इज 193,460। जो फाइनेंस चार्ज होंगे बेटा, वो फाइनेंस चार्ज अब इस पर नहीं लगाऊंगा, जो हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट चल रहा था उसके हिसाब से लगाऊंगा 17,346। मुझे अपना रिवाइज नहीं कर देना डिस्काउंट रेट और रिवाइज नहीं कर देना फाइनेंस चार्ज, वो वही चलता रहेगा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का था। तो यहां पर मैं अपने पास 2021 में फिर से ये पुराने फाइनेंस चार्ज जो मेरा ओरिजिनल प्लान था वही लगाऊंगा। और उस आदमी ने फिर से कहा मुझे 80,000 रुपए दे दो और बाकी पैसे मैं तुमसे बाद में ले लूंगा। वो वेवर नहीं दे रहा, वो हमको क्या कर रहा है, वो कुछ और दे रहा है। वो हमारे को वेवर की जगह पर क्या कर रहा है वो हमारे को वेवर की जगह कह रहा है मैं तुम्हारे को डेफर कर रहा हूं पैसे। और अगर वो डेफर विद ब्याज कर रहा होता तो फिर आपका लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग हो जाती, फिर आपको अपना IRR रिवाइज करना पड़ जाता। इसका मतलब फिर ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता। देखो तो साहब ये शॉर्टकट है ना, तभी तो इसका नाम प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है। शॉर्टकट में भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो हाउ इट इज शॉर्टकट, फिर लॉन्ग कट हो जाना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये शॉर्टकट है। तो वापिस से मैं बैठ जाता हूं और इधर आ जाता हूं। तो मैंने कहा अब हम फिर से देखते हैं ये बैलेंस कितना आएगा। दिस इज इक्वल टू प्लस 17,346 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 1,30,806। और मैंने आपसे कहा कि अब हमारे को अब यहां पर अगली डेट आ गई 1421 का बैलेंस बीडी 1,30,806। फिर से 31 मार्च 2022 को फाइनेंस चार्ज लग गया और फाइनेंस चार्ज अब की बार फिर से ओरिजिनल वाला लग रहा है। वो कितने का है 9194। और अब हमने कितने पैसे देने। अब भाई साहब अपने पास आपका समझौता कितने का हुआ था, लाख तो देने ही थे और 20 पिछले भी देने थे, तो 40 ये भी हो गया, तो आपने 140 देना था। अब मुझे बताओ क्या ये हमारे पास ये 140 से बराबर हुआ कि नहीं हुआ, आओ चेक कर लें। दिस इज इक्वल टू प्लस 9194 इज इक्वल टू 1,40,000, बैलेंस हो गया बराबर।
सर अगर मान लो वो यहां पर 150 मांग रहा होता फिर क्या होता, अगर वो 150 मांग रहा होता फिर क्या होता, अगर 150 मांग रहा होता तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट अप्लाई नहीं हो सकता था। फिर लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करते, शॉर्ट में कहें तो आपको अपना डिस्काउंट रेट रिवाइज लगाना पड़ता और नए लीज पेमेंट पे आपको दोबारा से आरओयू एसेट को रिवाइज करना पड़ता। उसका भी एक एग्जांपल ले लेंगे, लेकिन अभी मेरे को लगता है पहले अपना जो कुछ अमेंडमेंट आई है उसकी बात, ऑलरेडी उसके एग्जांपल ले भी रखे हमने, अपनी कॉपी चेक करेंगे तो आप पाएंगे उनमें ऑलरेडी कवर्ड है। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमको बताना है। तो दिस इज बेसिकली लीज लायबिलिटी अकाउंट। रही बात हमारे पास, क्या हमको अभी भी आरओयू को अपने पास, आरओयू विल स्टिल बी डेप्रिशिएटेड, मैं केस डी की बात कर रहा हूं, एंड टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट की टेस्टिंग उसकी भी होगी। एंड टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट, इसका मतलब हम उसको अभी भी अपने पास इस प्रकार से काम करेंगे। अब बारी आती है कि सर ये अमेंडमेंट अप्लाई कब से होगी। हालांकि मैंने क्वेश्चन करते वक्त आपके साथ डिस्कशन कर डाली कि ये कब से अप्लाई होगी, बट स्टिल आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर ये अप्लाई कब से होगी। तो दोस्त ये अप्लाई होगी फ्रॉम 1920, ये 1920 से अप्लाई होगी। इसका मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन है 1920 से। सर मान लो 1920 तक हमारे पास अकाउंट्स अप्रूव हो गए, साइन हो गई बैलेंस शीट, और तब तक लैंडलॉर्ड जो हमारा था लेजर, उसने वेवर दिया ही नहीं था हमको। हम उससे बातचीत कर रहे थे, वेवर उसने दिया नहीं, हम कहां से अपने पास 1920 में कर लें। वेरी गुड पॉइंट। यह बात लिखी गई है इस अमेंडमेंट में कि अगर मान लीजिए आप अपने पास 1920 में अप्लाई नहीं कर पाए, वैसे भी तो 24 जुलाई को तो अमेंडमेंट आई है, उससे पहले तो अगर आपके बैलेंस शीट पहले ही साइन हो चुकी थी 19-20 की, तो फिर कहां से आ जाएगा। तो कहता है आप इसको अप्लाई करेंगे फिर 1 अप्रैल से, जो हमारा मतलब 1 साल आगे चले जाएगा, 19-20 की जगह 20-21 में अप्लाई करेंगे। और जब आप उसे 20-21 में अप्लाई करेंगे तो वो कहता है ऐसे में जो वेवर आपका पुराने पीरियड का था, 19-20 का था, उसके लिए आपको अपने पास एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और वो आप ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग से करेंगे, पीएनएल से नहीं करेंगे, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग से करेंगे। भाई आपकी लीज लायबिलिटी में आपने पेमेंट भी नहीं करी, लॉकडाउन चल रहा है, और आपने बैलेंस शीट उठा के लायबिलिटी छोड़ दी, तो आपकी लायबिलिटी भी ज्यादा आ रही है और एसेट भी ज्यादा आ रहा था। अब आपको जब अगला साल आया तो आपको लगा कि अब तो भाई इसे ठीक करना ही है क्योंकि अमेंडमेंट आ चुकी है, तो आपने अपने पास अब जब अपनी लायबिलिटी कम करना है तो सारा पीएनएल से कम नहीं करना है। जो पार्ट 1920 का था वो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग से, तो जहां लिख रहा था ना टू पीएनएल, वो समझ लो वहां पर आपको टू रिटेन्ड अर्निंग जो ओपनिंग के वो लिखने पड़ेंगे, और जितना आपका 2021 का पार्ट होगा वो पीएनएल में एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, बाकी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग से। और आरओयू एसेट को इंपेयर करना ही पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, उसे आपको सारा का सारा इंपेयर करना पड़ेगा। यह आपकी अमेंडमेंट थी। लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग पर कोई सवाल अगर देखना हो तो अपने कॉपी में देख सकते हैं। लीज मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जो ये अमेंडमेंट अप्लाई नहीं करते उनको अपने रिवाइज्ड लीज रेंटल पर रिवाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो डिस्काउंट रेट है, अपना आरओयू एसेट फिर से निकालना पड़ेगा, लीज लायबिलिटी फिर से निकालना पड़ेगा, और इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी लायबिलिटी को भी कम करना पड़ेगा और आरओयू को भी कम करना पड़ेगा अगर आप लीज मॉडिफिकेशन करते हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, इसलिए आपको इस 24 जुलाई में एक प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट, एक शॉर्टकट दिया गया है कि आप अपने पास चाहें तो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। 2 डिस्क्लोजर्स हैं कि आपको बताना पड़ेगा, आपने प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट लगा रखा है जो कि एक शॉर्टकट है, वो आपको अपने नोट्स में बताना पड़ेगा, और जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इतने रुपए की इनकम दिखा रखी है जो कि आपका ड्यू टू वेवर ऑफ रेंट या वेवर ऑफ लीज रेंटल आ रही है। ये हमारी अमेंडमेंट थी। मैं आपको बताता हूं हमारे इंस्टीट्यूट ने बड़े सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, जिन पे इंड एएस में इफेक्ट आ रहा है। बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, तो यहां पर देखिए ये बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, बाप रे बाप,
यानी कि बड़े सारे एनडीएस में बड़े सारे क्वेश्चन, 52 पेज के नोट्स हैं, 52 पेज के नोट्स हैं। तो हम आपको इसमें से इनमें से जो आपके लिए आज रेलेवेंट था वो वाला नोट्स आपको दिखा देते हैं। बाकी इसके अलावा मैं बाकी भी वीडियोस बनाऊंगा और बाकी भी चर्चाएं करूंगा। तो ये तो साहब वो अमेंडमेंट है। अब इसके अंदर यूज होगा पेंसिल, ओके। हाँ, यूज रबड़ ये रहा। तो ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं ऑलरेडी इसे कवर कर चुका हूं। अच्छा, मैं हाथ से मिटा रहा था लेकिन हाथ से मिटा नहीं। तो ये आपके पास मैं ये पढ़ सकते हैं। ये मैंने जो नोट्स लिखवाए वो सारे के सारे यहां पर लिखे हुए हैं। ये उन्हीं की भाषा है, जो भाषा आपको अंग्रेजी उन्होंने कह रखी है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे। और एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है। तो आओ एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कोरोना वायरस का, ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है? ICAI। इसका सोर्स क्या है? ICAI। मैंने क्वेश्चन नहीं बना रखे, ICAI के क्वेश्चन हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एन एंटिटी विद मल्टीपल रिटेल आउटलेट्स, जिसके मल्टीपल रिटेल आउटलेट्स हैं, लोकेटेड इन वेरियस शॉपिंग मॉल्स, हैज टेकन प्रीमाइसेस ऑन लीज विद अ लीज टर्म ऑफ 2 to 3 years. According to India's 116, it has recognized asset in the form of right of use asset. तो इसका मतलब उसने right of use asset बुक कर रखा है with a corresponding lease liability. Unexpected global outbreak of COVID-19 has resulted in its profitability being severely affected due to lower customer footfalls over next 6 to 9 months as a consequence of customer behavior regarding health and safety concern. Question क्या है? Does the entity need to perform impairment tests and carry the estimate of रिकवरेबल अमाउंट? क्या उसे इंपेयरमेंट टेस्ट करना जरूरी है? ये एक मरियल सा क्वेश्चन है। क्या उसे राइट टू यूज एसेट को इंपेयर करना पड़ेगा, उसे चेक करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, करना पड़ेगा। तो हमने उसके अंदर कहा कि देखो 116 ने ये सारी पावर 36 नंबर को दे रखी है, जो कहता है आपको इंपेयरमेंट करनी चाहिए। जहां पर लिखा है कि इसको पहले सीजीयू में डाला जाता है, सीजीयू से फिर इसकी इंपेयरमेंट की जाती है, और हेंस एंटिटी शुड एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट एंड रिकॉग्नाइज द इंपेयरमेंट। अगर मान लीजिए इंपेयरमेंट है तो बुक करना पड़ेगा। इसके अगला इंडियस 115 है। 115 की चर्चा हम आपके साथ अभी नहीं कर रहे हैं। मात्र एक ही क्वेश्चन था मेरे पास ये, और एक मैंने 2 एग्जाम्पल बनाकर मैंने कवर कर लिया। तो दिस इज द अमेंडमेंट जो आप लोगों को मैंने कराई। तो इस अमेंडमेंट को ये सभी को करके जानी चाहिए। जिनके एग्जाम नवंबर में है उन्हें भी करके जानी चाहिए, और जिनके एग्जाम उसके बाद है उन्हें भी करके जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का इफेक्ट है। चूंकि ये अमेंडमेंट प्रैक्टिकली 30 जून 2021 के बाद की रिडक्शंस के लिए अप्लाई नहीं करेगी, तो इसका मतलब नवंबर 2021 से इसकी कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। तो इस नवंबर में और इस मई में इसकी रेलेवेंस ज्यादा है। जिन बच्चों के भी एग्जाम इस नवंबर में और मई में है उनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है। बाकी बच्चे भी पढ़ लें, सारे पढ़ लें, कौन सी दिक्कत है। और जिनने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव बाय कर रखी है उनके पास ऑलरेडी ये नोट्स में कवर हो जाती है। और मैं अब आजकल नए तरीके से फ्रेश रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के लिए, क्योंकि अब हम भी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव पर आ गए हैं, तो हम भी फ्रेश रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, और वो भी अवेलेबल नवंबर से हो जानी चाहिए। इसके अलावा अभी और भी वीडियोस आपके पास आएंगे। हर 2-3 दिन में एक वीडियो आएगा, जिसके अंदर मैं हर इंडियस में कोरोना वायरस की वजह से जो जो इफेक्ट्स आ गए हैं उनकी डिस्कशंस करूंगा। तो आप उन वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा और अपने आप को कोरोना वायरस से बचाते वक्त अपडेट करते रहिएगा कि कोरोना वायरस ने हम सबकी लाइफ के अलावा इंडियस पर क्या असर डाला है। स्कूल के बच्चों पर बहुत असर डाला है, छुट्टियां हो रही हैं, आप पर भी बहुत असर डाला है, आपका एक एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन इसने इंडियस पर क्या असर डाला है ये चर्चा आपके साथ और आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर होगी। आपको मैंने इस तरह से पढ़ाया, हालांकि मैं गूगल ड्राइव में भी लाइव क्लासेस लेने का टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा हूं कि गूगल ड्राइव वाले बच्चे भी कुछ कुछ क्लासेस लाइव ले सकें और उनके भी टेस्ट मैंडेटरी करने हो जाएं। तो आई नो कि वो भी सब अमेंडमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगी, और नवंबर से मैं अपने पास अपनी नई टेक्नोलॉजी जो नए सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं उसके अनुसार अब बच्चा घर से बैठकर पढ़ेगा और लाइव भी पढ़ेगा और टेस्ट भी देगा साथ में, और वो चाहे तो फ्लेक्सिबिलिटी का भी एंजॉय करेगा कि गूगल ड्राइव पर अपने मन मर्जी के टाइम पर भी पढ़ सकता है, लाइव भी पढ़ सकता है। तो नंबर ऑफ फीचर्स फिल्ड कॉन्सेप्ट ला रहे हैं हम लोग। आई होप आप सब
इंजॉय करेंगे उन चीज़ों को। आप अपना ध्यान रखें, अपने आप आसपास का ख्याल रखें और आपको बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।